कतर को धोखा मिला अमेरिका से और इसराइल ने उस पर मिलकर हमला बोल दिया। कहा गया कि निशाना हमास का नेतृत्व था, लेकिन अब ईरान के बाद लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है। ومن يعمل من أجل نزع السلاح بحسب التعابير التي يستخدمونها كما واجهنا إسرائيل، أكانت إسرائيل أم أمريكا أم أي أذناب لهما؟ हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि इसराइल खाड़ी के उन देशों पर भी हमला कर सकता है जिन्हें वह अपने ग्रेटर इसराइल के नक्शे में शामिल मानता है, और इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूएई, बहरीन और यहां तक कि सऊदी अरब भी निशाने पर आ सकते हैं। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया। दावा किया गया कि हमास के राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना मकसद था। इस हमले में हमास के 5 वरिष्ठ सदस्य मारे गए, जबकि कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि इस हमले की जानकारी पहले से ही अमेरिका को थी और कतर को अलर्ट तक नहीं किया गया। जिस समय हमला हुआ उस वक्त दोहा में हमास के नेता अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, यानी जिस देश ने शांति की पहल की कोशिश की उसी पर बम बरसा दिए गए। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये कि इस पूरे हमले में अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजरायली फाइटर जेट F-35 थे जो अमेरिका का बना हुआ है। कतर की सुरक्षा अमेरिकी थार्ड सिस्टम पर टिकी है, लेकिन सिस्टम ने कोई अलर्ट नहीं भेजा। और तो और कुछ दिन पहले ही कतर के अमीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत 3400 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। ट्रंप ने कहा यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं। हम कतर की अखंडता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमास को खत्म करना भी जरूरी था। मतलब साफ है, इसराइल ने अमेरिका की सहमति से हमला किया और अब दोनों इससे पीछे नहीं हट रहे। इस बीच हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ नईम कासिम ने चेतावनी दी। उनका कहना है कि इसराइल का हमला सिर्फ हमास को खत्म करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि हमला एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने कहा अगर इसराइल क्षेत्र के प्रतिरोधी समूहों को हरा देता है तो खाड़ी के बाकी देश अगला निशाना बनेंगे। नईम कासिम ने बहरीन और यूएई जैसे देशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो देश इसराइल से सामान्य रिश्ते बना चुके हैं वे खुद को सुरक्षित न समझें। हिजबुल्लाह ने इस हमले को कतर की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया और फिलिस्तीनी प्रतिरोध के समर्थन में कड़ा स्टैंड भी लिया। इधर कतर भी अब चुप नहीं बैठा है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा है और अमेरिका पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। कतर अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहा है और संभवतः कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इस पूरी घटना ने अमेरिका की मध्यस्थता भूमिका को गहरी चोट पहुंचाई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की साख पहले ही ईरान, इराक और सीरिया के संदर्भ में संदिग्ध बन चुकी है और अब कतर जैसे पुराने सहयोगी का झुकाव भी बदल सकता है। तो सवाल यह है, क्या अब अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में दोस्त बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा? और क्या इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्लान अब क्षेत्र में एक नई युद्ध का रास्ता खोल रहा है? फिलहाल इतना तय है कि दोहा पर हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया और खतरनाक मोड़ हो सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह है इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हाँ, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।
सना में हुए धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में भारी तबाही और आग की लपटें देखी जा सकती हैं। वहीं हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल गाजा में हमलों के लिए मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के लिए किया जा रहा था। इससे पहले हूतियों ने रेड सी के रास्ते इजरायली जहाजों और एक एयरबेस पर हमला किया था। सना के लोगों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला 2 पहाड़ों के बीच एक गुप्त ठिकाने पर हुआ, जिसे कमांड और कंट्रोल मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इजरायली सेना के रेडियो ने बताया कि हमले के निशाने पर हूती मुख्यालय और सैन्य शिविर थे। ये हमले इजरायल और हूतियों के बीच 1 साल से चल रहे हमलों और जवाबी हमलों का हिस्सा है, जो गाजा में चल रहे युद्ध से जुड़े हैं। ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले किए हैं, जिन्हें वे गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कदम बताते हैं। इससे पहले इजरायल ने 6 मई को सना हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिससे उसका टर्मिनल भवन नष्ट हो गया और रनवे को भारी नुकसान पहुंचा था। इजरायली सेना ने सोमवार यानी कि 8 सितंबर को कहा कि उसने दक्षिणी शहर एलात के पास हवाई हमले के सायरन बजने के बाद यमन से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को भी रोक दिया था। कुछ घंटों बाद नेगेव क्षेत्र में एक और ड्रोन घुसपैठ के बाद अतिरिक्त सायरन बजने की खबर मिली थी। हालांकि सेना ने इसके परिणाम का खुलासा नहीं किया। कतर के बाद लेकिन जिस तरीके से यमन पर हमले इजरायल ने किए हैं, उससे हूती भड़के हुए हैं और वो जल्दी इन हमलों का बदला ले सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि हूती इन हमलों का बदला कैसे, कब और किस वक्त लेते हैं, क्योंकि हूतियों ने भी इजरायल की कहीं ना कहीं नाक में दम कर रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपनी स्पीच में बार बार अरब मुल्कों को पैगाम देते रहे कि एक हो जाओ वरना इसराइल आपके दरवाजे तक आ जाएगा। वो आरोप लगाते हैं कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल के सपने को पूरा कर रहा है, उसे जमीन चाहिए और अरब देश भले ही इसराइल से कितने भी समझौते कर लें, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। इमाम खामनेई की बात सच साबित हो रही है। कतर में घुसकर इसराइल ने जिस तरह हमास नेताओं को निशाना बनाया है, उससे साफ हो गया है कि इसराइल अरब दोस्तों को भी कुछ नहीं समझता।